जय हिंद दोस्तों। मिशन गंगा विजय के तहत चौथा टेस्ट सीरीज बीपीएससी के लिए लेकर आ गए हैं हम। आज चौथा टेस्ट कंप्लीट करेंगे हम लोग। इससे पहले 3 मैं कंप्लीट करा चुका हूं, जाके देख सकते हैं। आज से ही मैंने बिहार के लिए स्पेसिफिक करंट अफेयर भी शुरू किया है। अच्छे सेट हैं, वो 50-50 करके हम कंप्लीट कर लेंगे। आगे के जो भी आएंगे फरवरी के बाद का करंट अफेयर, अगर 7 मई को एग्ज़ाम होता है तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। वैसे कुछ लोग एग्ज़ाम को डेट के लेके बहुत ही ज़्यादा संशय में हैं। क्यों इतना टेंशन लेना एग्ज़ाम की डेट को लेके? जब भी होगा एडमिट कार्ड पे जो डेट लिखा आएगा उस डेट को हम जाके दे देंगे। हमें अपना प्रिपरेशन बस कंप्लीट कर लेना है मई से पहले, ठीक है? तो उसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है। चलो टेस्ट शुरू करते हैं आज का। केबीसी नैनो का बिहार समग्र अगर किसी को पढ़ना हो तो जाके देख सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है चौथा सेट का कि निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को ही चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण, सबसे पहले हमने तांबा का ही धातु का यूज किया था। हड़प्पा वगैरह जो आता है वो ताम्रपाषाण में ही आता है, क्योंकि उस समय लोहा का वो यूज़ नहीं होता था। हड़प्पा ताम्रपाषाण में ही आता है, तांबे का यूज होता था, ठीक है? और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ताम्रपाषाण युग को ही चाल्कोलिथिक युग कहा गया। दूसरा है कि आवेस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या है? समानता है, आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका पूरा नाम है जिंदवेस्ता। ये पारसियों का ग्रंथ होता है, तो ईरान से संबंधित है, ईरान से है। दूसरा का बी हो जाएगा। जैसे ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, वैसे ही ईरान का सबसे पुराना ग्रंथ आवेस्ता है। दोनों समकालीन ही हैं, ठीक है? तो दूसरा क्या आंसर हो जाएगा? बी। तीसरा है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा के सबसे महान स्नानागार जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से, ये सबको पता होगा। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है। पार्श्वनाथ जी की जो शिक्षाएं हैं उनको संग्रहित रूप से किस नाम से जानते हैं? त्रिरत्न के नाम से, पंच महाव्रत के नाम से, पंचशील के नाम से, चतुर्याम के नाम से, या ई ऑप्शन? तो चौथा क्या आंसर हो जाएगा? डी, चतुर्याम के नाम से जाना जाता है। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23rd, ठीक है? उन्होंने भिक्षुओं के लिए केवल 4 महाव्रतों का विधान किया था, जिसमें 5वां किन्होंने जोड़ा था? भगवान महावीर जी ने। और 4 कौन कौन सा था? अहिंसा और सत्य बोलना और अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है? 5वां उसमें उन्होंने संन्यास जोड़ा था, ठीक है? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या होता है? सीता भूमि का अभिप्राय क्या होता है? 5वां का हो जाएगा सी। कल भी हमने किया था, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा गया है अर्थशास्त्र में। छठा पर चलते हैं कि निम्नलिखित में किस सुल्तान ने ईरान के राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? ईरान के राजतंत्रीय परंपराओं को, तो ऐसा काम एक ने किया था, छठा का ए, इल्तुतमिश, जिसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ओके, अगला पे चलते हैं। सरकी सुल्तान के शासनकाल में निम्न स्थानों से किसे पूर्व का सिराज कहा गया? पूर्व का सिराज, सरकी शासक थे यहाँ पर, तो जौनपुर को कहा गया पूर्व का सिराज। इसकी स्थापना किसने की थी? तो तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर। ये एक हिजरा था, मलिक सरवर। इसका ख्वाजाए जहान उपाधि था। और सबसे महानतम शासक हुआ है इब्राहिम शाह और हुसैन शाह, ठीक है? अटाला मस्जिद वगैरह सब, अटाला देवी मस्जिद, एक मंदिर को तोड़ कर बनाया गया मस्जिद, ये सब यहाँ की पहचान है। 8वां है कि उस जैन संत का नाम क्या था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? तो उनका नाम था जिनसेन सूरी। 8 का जिन प्रभा सूरी, जिन प्रभा सूरी नाम था उनका। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिनके साथ विचार विमर्श किया था, जिन प्रभा सूरी। और हेमचंद्र कौन है? ये अकबर के साथ इन्होंने विचार विमर्श किया था, हेमचंद्र। तो जिन प्रभा सूरी हो जाएगा। 9 नंबर है कि निम्न से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो 9 का सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई थी? कानकूत से, जप्ती से, गल्ला बख्शी से, बटाई से? तो 10वां का क्या आंसर हो जाएगा? बी, जप्ती से विकसित हुई थी। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में दहसाला प्रणाली बंदोबस्त को लागू किया था। ये क्या था दहसाला प्रणाली? जो 10 किसी एरिया में लगान वसूल लेगा था कि 10 साल का जो भी किसी भी वस्तु का दाम होगा उसका एक एवरेज निकालेंगे और उस पर हम लगान लगाएंगे। 10 साल का उत्पादन
उसका वस्तु का मूल्य और उस पर फिर लगान लगाया जाता था। 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था? बर्नियर को, कैरेरी को, टैवर्नियर को, मनुची को। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए बर्नियर। ओके, बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था, ठीक है, और यह पेशे से चिकित्सक था। यह दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में जो लड़ाई उत्तराधिकार का हुआ था उसका भी साक्षी था। और मनुची क्या था? ये दारा सिकोह की सेना में तोपची का काम करता था। तो बर्नियर फ्रांसीसी यात्री था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आए थे? सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी। ओके, आगे चलते हैं। निजामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? निजामुल मुल्क की बात कर रहा है, तो हैदराबाद। इसको एक और नाम से जाना जाता है, चिंकिलीज खां। चिंकिलीज खां, ठीक है, चिंकिलीज खां। और हैदराबाद की स्थापना की थी निजामुल मुल्क ने। किसके समय में? जब मोहम्मद शाह रंगीला था दिल्ली में शासक, मोहम्मद शाह रंगीला। 14 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? राम नारायण सिराजुद्दौला का सेनानायक, मीर मदान मीर जाफर का दीवान, राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार, जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ, या ऑप्शन ई। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? जगत सेठ सही है, बाकी ये तीनों गलत है। जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। इन लोगों ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। महालवारी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? महालवारी प्रथा पूछ रहा है, कहाँ लागू की गई थी? बंगाल, बिहार, महालवारी, और दक्षिण भारत, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उड़ीसा। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। बंगाल और बिहार में कौन सी थी? अस्थाई या जमींदारी व्यवस्था, दोनों को एक ही कहा जाता है। अस्थाई और जमींदारी दो अलग अलग नाम है, ये जमींदारी है एक ही व्यवस्था ये। और इन्हें कर्नवालिस ने लाया था इसको। और महालवारी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में लागू की गई थी, और रैयतवारी मद्रास के इलाकों में लागू की गई थी। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? किसानों की बढ़ती हुई गरीबी, किसानों बढ़ता हुआ ऋण भार, जमींदारी का विस्तार, हस्तशिल्प उद्योग का नाश। भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था, ये पूछ रहा है। तो हस्तशिल्प उद्योग का नाश भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था, ये तो इनकी बाजार नीति का परिणाम था कि जो बाहर से सस्ते सामान ला के भारत में भर दो, इससे भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग है वो विनष्ट हो जाएगा। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति मैंने लेक्चर लिया हुआ है अपने नोट से, वो जाके देख सकते हो आप। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसको? हीरोज को, गफ को, हैवलॉक को, नील को। तो 17 का ए हो जाएगा, हीरोज को। और हीरोज ने क्या बोला था कि इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एकमात्र जो मर्द थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। वेलुथम्पी ने 18 नंबर है कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ पर? 18 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, वेलुथम्पी का विद्रोह। तो कहाँ पर किया था? केरल में किया था। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने कंपनी की बढ़ती जातियों के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह किया था। कब किया था? 1808 ईस्वी में, ठीक है। और 1809 में वेलुथम्पी ने आत्महत्या भी कर ली थी, आत्मसमर्पण नहीं किया था, लेकिन भी जैसे अपने जो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी आत्मसमर्पण नहीं किया, तो वैसे ही वेलुथम्पी ने भी आत्मसमर्पण नहीं किया। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तेलंगाना में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मालाबार तट पे, केरल में मालाबार तट के समीप हुआ था, और ये अंत में सांप्रदायिक बन गया था। महात्मा गांधी वगैरह पहले इसके समर्थक थे, लेकिन बाद में उन्होंने इससे अपना वो तोड़ लिया कि हम इसके समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बाद में सांप्रदायिक हो गया, यहाँ पर हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया गया था, कन्वर्जन हुआ था। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? सत्यशोधक समाज की बात कर रहा है तो ज्योतिबा फूले। इनके पुस्तक का क्या नाम है? गुलामगिरी, ठीक है। रहनुमाई मजद आसन सभा किससे जुड़ा था?
सिखों से, पारसियों से, मुस्लिमों से, सिंधियों से। तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? रहनुमाई मजदे आसन सभा पारसियों से जुड़ा हुआ था। पारसी सुधार आंदोलन, जैसे हर धर्म सुधार में आंदोलन हुए हैं, जैसे सिखों में हुआ है अकाली आंदोलन, मुस्लिमों में हुआ है वहाबी आंदोलन या अलीगढ़ आंदोलन, हिंदुओं में आर्य समाज वगैरह का आंदोलन हुए हैं, उसी तरह पारसियों में कौन सा आंदोलन हुआ है? रहनुमाई मजदे आसन सभा का आंदोलन हुआ था। 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फदरोंजी और एस बंगाली ने इसकी स्थापना की थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो पारसियों धर्म में रूढ़िवादी विद्यमानता है उसको ख़त्म किया जाए, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया जाए। और इनकी इस पत्रिका का क्या नाम था ये भी पूछा है, तो रास्त गुफ्तार, रास्त गुफ्तार। समझ गए बंधुओं? अगला है सैंडलर आयोग संबंधित था। सबको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस तो शिक्षा से। सबसे पहला कौन था? वुड डिस्पैच। उसके बाद हंटर 2 आयोग बनाए हंटर के नाम से, एक शिक्षा के लिए और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ठीक है। 23 नंबर है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय तो JV कृपलानी जी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे। नवंबर 1947 में इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कौन बने अध्यक्ष? तो राजेंद्र बाबू। ठीक है। 1947 में इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे। 24 है कि 1906 ईस्वी में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अगर 1906 का कलकत्ता अधिवेशन किसी को याद होगा तो बता सकता है सीधा सीधा। 24 का क्या आंसर हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज की मांग की थी कांग्रेस के मंच से। और 1907 में फिर क्या हुआ? फिर नरम दल गरम दल में विभाजन हो गया था। खूब मारामारी की इन्होंने पूना में। अगला पर चलते हैं। तो कहाँ पर हुआ था 1907 में? मैंने पूना बोल दिया, सूरत में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरत अधिवेशन हुआ था जहाँ कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल गरम दल में। 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? दादा भाई नौरोजी के बारे में असत्य बताना है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा, बिल्कुल सही है ये तो भाई। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काम किया। गुजराती के प्रोफेसर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, गुजराती का प्रोफेसर नहीं, सही है ये। हाँ, लंदन कॉलेज में उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में काम किया। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी, ये भी सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट से चुने गए, नहीं लिबरल पार्टी के टिकट से नहीं चुने गए थे वो। इसका आंसर डी होगा। वो लिबरल पार्टी से चुने गए थे, या अनुदारवादी लिखा है, उदारवादी से चुने गए थे वो, ये गलत है। बाकी सब सही है इसमें, ये भी सही है, ये भी सही है। मुझे इस पर थोड़ा संशय हुआ था लेकिन ये भी सही है। ठीक है। अगले पर चलते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सबको पता होगा ये। 26 का क्या हो जाएगा? करजन ने किया था। कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। बालकों यूपी BPSC का क्वेश्चन है ये। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किया गया था उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो 27 का क्या आंसर होगा? डी, VD सावरकर, जिनके नाम पर आजकल बहुत विवाद होता है। 1899 में मित्र मेला ही 1904 में अभिनव भारत बन गई थी। 1899 कौन सा बनाया? मित्र मेला। और 1904 में इसका नाम बदल कर दिया उन्होंने अभिनव भारत। ओके। और इनके नाम क्या है दर्ज? BD सावरकर जी के नाम। इन्होंने पहली बार पूरी दुनिया को बताया कि 1857 का जो वॉर था वो हमारा पहला स्वतंत्रता संघर्ष था। नहीं तो बाकी लोग अंग्रेज उसको क्या बोलते थे कि हिंदू मुस्लिमों का वॉर था, सिपाही विद्रोह था और कुछ नहीं था। इन्होंने बोला कि ना, वो हमारा स्वतंत्रता का पहला संघर्ष था। अगले पर चलते हैं। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? ध्यान से नाम याद रखना इस इंसान का जिसने देश बांट दिया। 28 का क्या आंसर होगा? फजलुल हक, कृषक प्रजा पार्टी के थे ये। इन्होंने ही रखा था पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव। 28 का डी होगा। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुए मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने रखा था। फजलुल हक ने पाकिस्तान के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था, ये पूछा है। FG सलाई, DJ रीड, महात्मा गांधी, अनुग्रह नारायण जी। तो 29 का क्या होगा, सी, अनुग्रह नारायण इसके सदस्य नहीं थे। चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जांच हेतु बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड, कौन, एडवर्ड गाइड, नाम याद रखना इनका, एडवर्ड गाइड जी का, ये भी पूछता है BPSC। एडवर्ड गाइड जी ने एक समिति बनाया, बोला कि भाई तुम लोग जांच करो। तो इसके सदस्य में कौन कौन थे, महात्मा गांधी जी थे, राइनी जी थे, DJ रीड थे, MEL टेलर जी थे, टेबर, और LC अडामी और हरिहर प्रसाद नारायण सिंह थे, लेकिन अनुग्रह बाबू नहीं थे उसमें। PDF में सबके नाम मिल जाएंगे, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था, तो नॉन ऑफ, एक ही है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल दी। इनको सरदार की उपाधि इसी आंदोलन में मिली थी, महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था। महात्मा गांधी ने इनको बोला था देखो अभी मैं खाली नहीं हूँ, जाओ तुम बारदौली में सत्याग्रह करो। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है, रस्किन से, थेरो से, टॉल्स्टॉय से, उपयुक्त सभी से। 31 का क्या आंसर हो जाएगा, सभी से। टॉल्स्टॉय जी का एक बुक का बहुत फेमस किताब है, सर्च करना, किताब पढ़ने का शौक़ हो तो, वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। 32वां है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, एचिसन ने किस समय की बात की थी इस स्टेटमेंट के द्वारा। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। इसमें हिंदू मुसलमान एक होकर लड़े थे, तो इसकी बात कर रहे थे एचिसन। 33 है कि भारत में मजदूर आंदोलन को जन्म देने का श्रेय मुख्यतः किसको जाता है, तो किसको जाता है ये श्रेय, तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा, 33 का आंसर होगा बी, रूस में हुई क्रांति को। मजदूर आंदोलन का जन्म कहाँ से मिला था, रूस में जो कांसी हुई क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, लेनिन उसका नेता था, तो रूस की क्रांति को श्रेय जाता है मजदूर आंदोलन को संगठित करने के लिए। फिर इंटरनेशनल मजदूर संगठन बनने लग गए, ठीक है। फिर भारत पूरे दुनिया में फिर कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गए, इंटरनेशनल कम्युनल जिसको बोलता। 34 नंबर पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। फिर बगान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी जी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि लौटानी थी, तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा, 25% राशि को लौटा देना था बगान मालिकों के द्वारा जो उन्होंने किसानों से वसूल लिया था। निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन के साथ, जो क्रिप्स मिशन आया था भारत में, उसके साथ कांग्रेस के किसने आधिकारिक तौर पर बातचीत की थी, तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। जापान जब हावी होने लगा था एशिया में द्वितीय वर्ल्ड वॉर के समय, तब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन सब ने बोला ब्रिटेन को कि भाई जाओ भारत को मनाओ कि भाई तुम भी युद्ध में हमें पूरी तरीके से समर्थन दो। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया, तो उसके साथ वार्ताकार कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। फिर क्रिप्स मिशन को बाद में ठुकरा दिया था, इन्होंने उसके एक भी प्रस्ताव नहीं माने थे। गांधी जी ने बोला था कि ये पुराना चेक दे रहे हैं, ठीक है, हम कैसे ले लें। नेहरू जी ने उसमें जोर दिया था एक ऐसे बैंक का चेक दे रहे हैं जो बैंक डूबने वाली है, समझ रहे हो ना। तो उनके कोई भी प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया है। भारतीय देशभक्ति का ज्वलंत तलवार, समझ रहे हो, तो सरोजनी नायडू जी ने, सरोजनी नायडू। डंकन जल संधि किसके बीच स्थित है, डंकन जल संधि जो है वो किसके बीच है, मिनिकॉय अमीन द्वीप, दक्षिण अंडमान छोटा अंडमान, मिनिकॉय मालदीव, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो 37 का क्या होगा, बी, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान जो है उसके बीच में है डंकन स्ट्रेट। पीर पंजाल सेनी पाई जाती है अरुणाचल में, बिल्कुल भी नहीं, उत्तराखंड में नहीं, पंजाब में नहीं, जम्मू कश्मीर में, बी होगा, 38 का बी हो जाएगा। काराकोरम कल भी मैंने बताया था, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ऐसे ही है श्रेणी, उत्तर से दक्षिण याद रखना, वो भी पूछता है।
39 के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकई पहाड़ी की बात कर रहा है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट अगर बनाते हैं हम ऐसे तो त्रिपुरा बिल्कुल यहाँ पर है। बाकी ये सभी हिमालय के आसपास जो दिखाई देंगे तुम्हें। सबसे पहले अरुणाचल आता है, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर, ऐसे ही करके आते हैं। सबसे नीचे मिजोरम आता है, उसके बगल में त्रिपुरा आ जाता है, नागालैंड के नीचे मणिपुर आ जाता है। तो ये सभी पटकई श्रेणी है यहाँ, ठीक है। और यही पटकई श्रेणी आगे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो एक्चुअली में पहाड़ है, हिमालय का ही भाग है जो जल में डूबा हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना, जो लक्षद्वीप है हमारा अरब सागर में, वो तो कोरल रीफ से बना हुआ द्वीप है, जबकि जो अंडमान निकोबार है वो पटकई भूमि का ही विस्तार है समुद्र के अंदर। अगर हम बंगाल की खाड़ी में से पानी हटा देंगे तो हमें वहाँ पर पहाड़ दिखाई देगा, समझ रहे हो ना। तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? त्रिपुरा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है किससे? तो 40 का क्या आंसर भी होगा? बी, गोंडमाना सैलो से। गोंडमाना सैलो से मेघालय का जो पठार है वो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का विस्तार है। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पर्वत आता है मेघालय में, ये दक्षिणी के जो पठार हैं यही आगे जुड़े हुए हैं। बंगाल में है राजमहल का पहाड़ी, और राजमहल के बाद आ जाता है मालदा गैप, यानी कि यहाँ गंगा नदी जो है उसने इस पठार को ढक दिया है यहाँ पर, ठीक है। उसी को मालदा गैप या गारो गैप कहा जाता है। यहाँ पर नदियों ने निक्षेपित करके पठार को बिल्कुल अंदर की तरफ डाल दिया है, जिससे यहाँ पर पठार दिखता नहीं, यहाँ पर मैदान दिखता है। लेकिन ये राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण 41 का क्या आंसर हो जाएगा? चंबल। चंबल नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। नदी घाटी का विकास पहले ऊपरी आवरण सैल पर होता है। नदी गहरे अपरदन द्वारा ऊपरी आवरण सैल को काट कर निचली सैल में पहुंच जाती है, उसी को अध्यारोपित नदी कहते हैं, समझ रहे हो। इस प्रकार ऊपरी आवरण पर निर्मित घाटी का अध्यारोपण निचली सैल संरचनाओं पर होने से अध्यारोपित नदी घाटी का विकास होता है। ऊपरी आवरण जो था उसको पूरी अपर्दन कर दिया नदी ने, अब निचले सैल तक पहुंच गए। इसलिए चंबल नदी के दोनों किनारों पर गहरे गहरे से ऊंचे ऊंचे ढलान पाए जाते हैं। देखा होगा चंबल नदी, सर्च करो। बहुत सारे बांध भी इसलिए बनाए गए हैं, आसानी से बांध बन सकते हैं इन नदियों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल। 42 है कि भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है कहाँ पर? तो दामोदर घाटी में। दामोदर घाटी में पाया जाता है 2/3 कोयला, और यहीं पर है रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, कानपुर, ठीक है। 43 है कि भारत के किस राज्य मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, कहाँ पर आएगा? केरल में आएगा। 44 पर चलते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? पृथ्वी के साथ निकट है, या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वर्ग से कम होता है। मैं समझा दूंगा। 44 का क्या आंसर है? 44 का आंसर है डी, पलायन वेग क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ग्रेविटी से किसी चीज़ को पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर निकलना है तो उसको कितना स्पीड चाहिए? 11 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड का। 11 किलोमीटर पर सेकेंड रफ्तार से अगर तुम दौड़ जाओगे तो तुम पर पृथ्वी की ग्रेविटी काम नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो इसी तरह से चंद्रमा का भी अपना ग्रेविटी है और उसका एस्केप वेलोसिटी है, एक हर ग्रह का होता है, सूर्य का भी है, ब्लैक होल का भी होता है। ब्लैक होल का एस्केप वेलोसिटी इतना ज़्यादा है, ब्लैक होल का एस्केप वेलोसिटी, कि वहाँ से लाइट भी नहीं निकल सकती है, जिसका स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, समझ रहे। तो इसलिए वो ब्लैक होल है, क्योंकि हमें दिखता ही नहीं है वो। तो इसी तरह से चंद्रमा का जो एस्केप वेलोसिटी है जितना भी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसका एस्केप वेलोसिटी जितना भी है, उसके एस्केप वेलोसिटी से वहाँ पर रहने वाली गैसों की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए सारी गैसें उसकी ग्रेविटी से बाहर निकल के भाग जाती हैं। अगर पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी कम होता, 11 किलोमीटर पर सेकेंड से कम होता, तो पृथ्वी से भी सारी गैसें बाहर निकल जाती, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, समझ गए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी, 44 का। 45 पर चलते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है भारत से, मैक्सिको से, मिस्र से, ईरान से। 45 का क्या आंसर? और कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तो रटा होना चाहिए भाई, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। 45 का सी हो जाएगा, ईरान से। ईरान से नहीं गुजरती है कर्क रेखा।
ओके, भारत से, मैक्सिको से, मिस्र से गुजरती है। 46 निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? भौगोलिक रूप से ये अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका के पास में है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये यूरोप का भाग है। बताओ कौन सा अद्भुत देश है ये? ग्रीनलैंड है, पूरा बर्फ से, नाम है ग्रीनलैंड। एक आइसलैंड देश है जो है ग्रीन, नाम है आइसलैंड। तो यही है विडंबना, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जो भौगोलिक रूप से अमेरिका के पास है, लेकिन वहाँ पर किसका कब्जा है? डेनमार्क का। डेनमार्क जो देश है उसका आता है, देखा होगा तुमने मैप पर। महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनी की क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, उपयुक्त सभी से। 47 का क्या आंसर होगा? विवर्तनी की क्रिया से, टेक्टोनिक से, प्लेट टेक्टोनिक। आरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? हिमाचल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान। तो राजस्थान। और माउंट आबू इसी पर है, जो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? अटाकामा मरुस्थल, वह दक्षिणी अमेरिका में एक मरुस्थल है, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। ये ऑप्शन ई। तो 49 का क्या आंसर हो जाएगा? 49 का हो जाएगा सी, वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। ये गलत है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका देश चिली के उत्तरी भाग में अवस्थित है। चिली जो है, देखा होगा, दक्षिणी अमेरिका को पूरे के पूरे पश्चिम की तरफ से घेर रखा है, लंबा लंबी। तांबा के लिए फेमस है ये देश, ज्योग्राफी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो उसका उत्तरी भाग है अटाकामा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सागरीय जल को लवण बनाने में किसका अधिकतम योगदान है? 50 नंबर है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो 50 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, सोडियम क्लोराइड, NaCl। 1861 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी, ये पूछा है इसने 51 नंबर में। गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। तो बिल्कुल है ये, तो 51 का ए ही हो जाएगा, यही है। आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी कर सकता था गवर्नर जनरल, यही आंसर है। अगला है सामान्य वित्तीय विधायन के चरण सम्मिलित हैं। सामान्य वित्तीय विधायन जो होता है उसमें कौन कौन सा होता है? बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, लेखानुदान, वित्त विधेयक को पारित करना। तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा? सारे ही सही हैं, 1 2 3 4। वित्त विधेयक पारित करना आर्टिकल 117 के तहत आता है, ठीक है। ये सामान्य वित्तीय विधायन में नहीं आता है, समझ गए? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी। सामान्य वित्तीय विधायन में बजट का प्रस्तुतिकरण आता है, बजट पर चर्चा आता है, विनियोग विधेयक को पारित करना, लेखानुदान आते हैं। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 के तहत आता है। हर वित्त विधेयक क्या एक धन विधेयक होता है? बिल्कुल, लेकिन हर धन विधेयक एक वित्त विधेयक नहीं होता। 53 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक का कौन सा आर्टिकल है? 110। 53 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? न्याय कितना है, स्वतंत्रता कितने हैं, समानता कितने हैं और भ्रातृत्व कितने की चर्चा की गई है? 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 का क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार का समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हैं। स्वतंत्रता कौन कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है। और समानता कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलेगी। बंधुत्व तो एक ही है। तो ये याद होना चाहिए, स्कूल में भी हम लोग पढ़ते थे, हम भारत के लोग, भारत को एक। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय संविधान के मूल ढांचे के रूप में माना जाता है? देखो, पहली बात तो ये कि मूल ढांचा जो है वो अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, समय समय पर अपने फैसलों में कुछ कुछ चीज़ों को बोला है कि देखो इसको मत छूना तुम संशोधन करते समय, इसको मैं संशोधित नहीं करने दूंगा। तो वही पूछा है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मूल ढांचे के तहत आता है, ठीक है। मूल ढांचे की संकल्पना कब आई थी? तो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, जो 1973 का मामला था, 71 या 72 का है, डेट मुझे बिल्कुल अच्छे से याद नहीं आ रहा है, उसके लिए माफ़ी, देख लेना, लेकिन उन्हीं का है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में। तो 54 का क्या आंसर होगा, देखते हैं। शासन का गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक स्वरूप, बिल्कुल है, ये मूल ढांचे का भाग है। संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, ये भी मूल ढांचे का भाग है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्वों के बीच विभाजन,
नहीं, नीति निषेधक तत्व और मूल अधिकार के बीच विभाजन ये मूल संरचना का भाग नहीं है। संविधान का संघीय स्वरूप तो ये तो भाग है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। 55 नंबर है कि भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। सुधारात्मक याचिका, तो 55 का क्या आंसर होगा? सी, 142 के तहत। सुधारात्मक याचिका की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 142 के विश्लेषण से मिलती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा पति पत्नी का मामला के मामले में सुधारात्मक याचिका का प्रयोग किया गया। यह प्राकृतिक न्याय के हनन के मामले में डाला जाता है सुधारात्मक याचिका, कि आपने जो फैसला दिया उस पर एक बार सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, यही है सुधारात्मक याचिका। 142, वैसे अगर इसमें देखा जाए तो 142 होगा आंसर। ठीक है, आर्टिकल 142 कहाँ से कहाँ तक है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल? 122 123 से लेकर 147 तक के आसपास है। ठीक है, 148 कैग हो जाता है, 147 तक है। 56 है कि देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है? देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार, तो 56 का क्या हो जाएगा? चयन के आधार पर, बी, चयन के आधार पर चयन किया जाता है देशीकरण में। हम चुनेंगे कि किसको नागरिकता देना है, किसको नहीं। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? कि जो नियोजन करोगे आप उसके बारे में, उसमें पूरी समानता होनी चाहिए। उसमें युक्त प्रतिबंध लग सकता है, विभेद भी कर सकते हैं हम। ठीक है, विधियों का समान संरक्षण के मामले में हम उसमें विभेद कर सकते हैं। पता होगा, विधियों के समक्ष समानता होता है और विधियों का समान संरक्षण होता है। समान समानता में क्या होता है? विधियों के समान समानता में कि चाहे महिला हो, पुरुष हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कोई भी हो, हम सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। समान संरक्षण में क्या होता है कि हम विभेद कर सकते हैं। महिलाओं को हम आरक्षण दे सकते हैं, समाज के वंचित वर्गों को, SC ST को आरक्षण हम दे सकते हैं। तो ये समान संरक्षण में आता है। तो 57 का क्या आंसर होगा? 57 का आंसर होगा बी, अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में बताया गया है कि अवसर में हम समानता रखेंगे। और 16(3) और 16(4) में क्या बताया गया है कि हम विभेद कर सकते हैं। ओके, ये पॉलिटी था। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन परिकल्पित किए गए हैं? शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें किसको किसको शामिल किया गया है? मना, दुर्व्यापार और बलात्संग का निषेध, बिल्कुल सही है ये तो 58 का। तो पहला तो सही हो गया। अस्पृश्यता का अंत, अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा, कारखानों और खाद्यान्न के बच्चों की मजदूरी का निषेध। तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 के तहत दिया गया मानव दुर्व्यापार, और 24 में कहा गया है कि बालकों को आप नहीं लगा सकते। 23 और 24 ही तो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। बाकी ये अस्पृश्यता का जो अंत आता है ये आर्टिकल 17 में आता है और ये समानता का अधिकार में आ जाता है। ठीक है बंधुओं, आगे चलते तो इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित किया गया है? कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें है? तो 59 का क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPS जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, इसी में दिया गया है। ये क्या होते हैं नीति निर्देशक तत्व? क्या होते हैं? कभी बैठ के सोचा है क्या होते हैं? ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि हमारा देश जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम इन लक्ष्यों को लागू करते जाएंगे। और जब सारे लक्ष्य हमारे पूरे हो जाएंगे, इसमें तरह तरह की चीज़ें, इसमें जैसे देखोगे कि इसमें समान नागरिक संहिता आता है, इससे वंचितों को मदद करने का, अपील करने की बात की जाती है। इसमें बात की जाती है कि पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है DPS में। इसमें हमारी बात की जाती है कि पंचायती राज का गठन करो, क्योंकि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करो। तो ये सभी लक्ष्य हैं। जिस दिन सारे लक्ष्य हमने पूरे कर लिए ना, उस दिन कल्याणकारी राज्य हमारा बन गया। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 60 नंबर पर चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? अब बताना है तो मूल कर्तव्य पता होना चाहिए। 51 का क का बी है, 51 का क का बी है, 60 का 51 का क में है, 51 का क में ही है, क में है, 51 के क में है। मूल कर्तव्य सब रटे होने चाहिए, क्योंकि राज्य का जब एग्ज़ाम देने जाते हो BPSC UPPSS वगैरह, तो उसमें सीधा सीधा यही पूछता है। तो एक बार पढ़ लेने से याद तो हो ही जाएगा, एक आध क्वेश्चन निकल जाएंगे। क्या जा रहा है? 60 का क्या आंसर होगा? जल्दी से बताओ। उन उच्च आदर्शों का पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया, बिल्कुल सही है ये तो 60 का। उसके बाद बी क्या है? वैज्ञानिक स्वभाव
मानवता और जांच और सुधार की भावना विकसित करना बिल्कुल दिया हुआ है। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना नहीं, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं दिया गया है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों की रक्षा का कर्तव्य नहीं दिया गया है, बल्कि ये बताया गया है कि इनको मूल अधिकार दिया गया है कि आप इस देश में अच्छे से रह सकते हैं। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को दबा नहीं सकते, ये मूल अधिकार है हमारा। मूल कर्तव्य को लेकर तुम कोर्ट में नहीं जा सकते, ना तो उसको बलात् तरीके से लागू कराया जाए, लेकिन मूल अधिकार को बलात् तरीके से लागू कराया जा सकता है। इसका आंसर सी हो गया। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ये हमारे कर्तव्य में शामिल नहीं है, ये मूल अधिकार में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है? संसदीय प्रणाली के एक आवश्यक गुण नहीं है, ये पूछा है। विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण, नाम मात्र का राज्याध्यक्ष, अस्थायित्व, निश्चित कार्यकाल, या ऑप्शन ई। तो 61 का क्या आंसर हो जाएगा? सबको पता चल गया होगा, निश्चित कार्यकाल। सरकारें गिर सकती है। ओके, वैसे कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है, मूल अधिकार में भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब हम उसकी व्याख्या करते हैं तो हमें बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो उनको प्रदान किए गए हैं, जिससे उनको कभी वंचित नहीं किया जा सकता। तो अगर एक्सप्लेन करने के टर्म में हम आएंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना बताया गया है, लेकिन वो हमारा काम नहीं है, वो राज्य का काम है और अल्पसंख्यक समुदाय को काम है। वो संविधान का काम है कि बहुसंख्यक के प्रभाव से अल्पसंख्यक को बचाए हमेशा। अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी, थोड़ा सा बता देता हूँ पॉलिटी का, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने पता है क्या बोला कि हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, उसके बहुत सारे लक्ष्य हैं। उनमें से सबसे प्रमुख लक्ष्य है कि बहुमत, जब हम किसी सरकार को बहुमत से चुनते हैं, जैसे मान लो बीजेपी का भी सरकार, उसको 300 सीटें हैं, 300 सीटें हैं, तो बहुमत की सरकार से अल्पमत वाले लोगों को बचाना। समझ रहे हो ना? चाहे वो बहुमत धर्म के नाम पर हो, चाहे पार्टी के नाम पर हो, चाहे भाषा के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, किसी भी नाम पर जब भी बहुमत की बात आएगा, ज़्यादा लोग अगर एक तरफ हो गए तो संविधान क्या करेगा? इस बीच में दीवार बन जाएगा, बोलेगा ज़्यादा लोग एक तरफ हो तब भी आप नियम कायदों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ये लिख के दिया गया है कि आपको काम ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है ना, जो 300 सीट बीजेपी को मिल गया, तब भी वो चाह के भी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो संविधान के खिलाफ हो। तो संविधान यहाँ पर खड़ी हो जाती है कि यहीं पर तुम्हारा दायरा है, रुक जाओ। तुम किसी का भी ऐसे व्यक्ति का जिसने तुम्हें वोट नहीं दिया है या जो तुम्हारी विचारधारा का नहीं है, उनका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ये संविधान का एक, उनके भाषण पढ़ना, ये लिखने में भी आपको काम आएगा। संविधान सभा का जो भाषण है उसके PDF आते हैं, फुर्सत मिले तो कभी पढ़ लेना। द्विसदनात्मक मुख्य विशेषता क्या है? संसदात्मक व्यवस्था की द्विसदनात्मक मुख्य विशेषता है किसका? संसदात्मक व्यवस्था की, अध्यक्षात्मक की, संघात्मक की, एकात्मक का? तो द्विसदन कहाँ होते हैं? संघात्मक में। राज्य का होता है राज्यसभा और लोगों का होता है केंद्र सरकार का केंद्र सभा। राज्यसभा में कहाँ से लोग जाते हैं? राज्यों से अप्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था जहाँ भी होगी ना, वह राज्यसभा और केंद्र सभा दोनों होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि संसद की किसी भी सदन के सदस्यता की निर्भरता से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? संसद के किसी सदन को सदस्यता से खत्म करना है तो इस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी बताओ। निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति जी उस सदस्य को हटा देते हैं। ओके। 64 है कि भारतीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ की गई थी। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर आरंभ की गई थी? सॉरी, मैंने ही गलती कर दी। तो डी, आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम आरंभ की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति के बाद 2 अक्टूबर 1959 के आसपास नागौर राजस्थान, NCERT पढ़ना, वहाँ पर किया गया, फिर आंध्र प्रदेश में किया गया। 65 भारत के संविधान में आर्थिक आयोजन को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? आर्थिक आयोजन को, तो 65 का बी होगा, समवर्ती सूची में है आर्थिक आयोजन। 66 है कि केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सरकार का प्रतिनिधि, नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक, साख नियंत्रण। तो 66 का क्या आंसर हो जाएगा? साख नियंत्रण करना ही मूल काम है रिजर्व बैंक का। समझ रहे हो ना? निजी क्षेत्र के साझा कोष को भारत में अनुमति मिली, कब मिली? निजी क्षेत्र के साझा कोष को भारत में कब अनुमति मिली? तो 67 का हो जाएगा 1993 में। निजी क्षेत्र के साझा कोष को भारत में अनुमति 1993 में मिली तथा जुलाई 1993 में पंजीकृत होने वाला कोठारी पायनियर
अब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में समाहित पहला निजी क्षेत्र का साझा कोष था। कोष बनाया गया था निजी क्षेत्रों का साझा कोष, वो 1993 में पहली बार बनाया गया था। एक अजीब से कंपनी का नाम लिखा हुआ है। आर्थिक नियोजन विषय है किसका? संघ का, राज्य का, समवर्ती का? फिर से आया है क्वेश्चन, किसका होगा? समवर्ती का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? परम गरीबी 69 का क्या हो जाएगा? बी। 1995 में दिया था परम गरीबी की परिभाषा। बोला था जिनको भोजन नहीं मिल रहा, पेयजल नहीं मिल रहा, स्वच्छता की सुविधा नहीं मिल रही, स्वास्थ्य वगैरह की और आश्रय शिक्षा नहीं मिल रहा, वो परम गरीब हैं। तो 69 का क्या आंसर हो जाएगा? बी 1995। आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ कैसे करना मैं बता देता हूँ। जैसे एक बार अभी पॉज करके कर लेना, अगर नहीं अभी पॉज करके कर रहे हो, PDF जो मिलता है ना उसको खुद से ट्राई करना, क्योंकि आंसर एक बार तो कर लिया है ना, तो दूसरी बार करने से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा था? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, तो सबसे पहले तो पहले स्थान पर तो हम थे, दूसरे पर कौन था? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अगले पर चलते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 71 का हो जाएगा सी। 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, और नैनो में कितना होता है? 10⁻⁹ हो जाता है। ठीक है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? 72 का जल्दी से बताओ मुझे। एम्पियर विद्युत धारा, 72 का बी हो जाएगा। 73 है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आयतन, भार, घनत्व, द्रव्यमान। वस्तु की मात्रा बदल देंगे तो भी इनमें से क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो 73 का होगा घनत्व। घनत्व नहीं बदलता वस्तु की मात्रा बदलने पर। 74 पर चलते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, न्यूटन की गति नियम पर, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम। तो 74 का क्या हो जाएगा? पास्कल का नियम। पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करते हैं। ओके, कि द्रव्य दाब संबंधी नियम जो होता है ना, द्रव्य दाब, हाइड्रोलिक क्यों नाम है इसमें? द्रव्य होता है, उसी पर काम करता है। तो द्रव्य दाब संबंधी नियम पर काम करता है पास्कल का नियम। 74 का डी हो जाएगा। 75 है कि रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा एक स्तर उत्तरदायी है? रेडियो तरंग के लिए विक्षेपण के लिए कौन सा स्तर वायुमंडल में उत्तरदायी होता है? तो 75 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, आयन मंडल। इसी में परत होता है, DEF परत होता है, जो दीर्घ किरणों को, लघु किरणों को परावर्तित करके वापस पृथ्वी पर भेज देता है, जिससे रेडियो चलता है। अगले पर चलते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं, वायु से कांच में जब वायु जा रहा है मतलब कि क्या हो रहा है? उसका माध्यम बदल रहा है। तो कौन कौन सी चीज़ ऐसे हैं जो बदल जाएंगी? ये बहुत बार पूछा है। तो 76 का क्या आंसर हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है। तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। अवरक्त स्पेक्ट्रम, ठीक है, इंफ्रारेड की बात कर रहा है ये। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम स्थित है किस में? रेडियो और सूक्ष्म तरंगों के बीच, सूक्ष्म तरंग और दृश्य के बीच, दृश्य और पराबैंगनी के बीच, पराबैंगनी और एक्स किरणों के बीच, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 77 का क्या आंसर होगा? सूक्ष्म तरंग और दृश्य क्षेत्रों के बीच। जो वेव्योर होता है उसमें सबसे लास्ट में आता है ना आर। तो आर के बाद क्या आ जाता है? माइक्रोवेव आ जाता है। तो आर में ही तो सबसे अंत में आता है इंफ्रारेड अवरक्त। ठीक है, सितारों में ये स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा। स्पेक्ट्रम जब होता है, स्पेक्ट्रम ये हिस्ट्री वाला स्पेक्ट्रम नहीं, अलग अलग जो इनके बैंड विड्थ होते हैं, जैसे सबसे पहले गामा आता है, फिर एक्स आता है, फिर अल्ट्रा वायलेट आ जाता है, यूवी आता है, फिर विजिबल आ जाते हैं, फिर उसके बाद से माइक्रो आ जाते हैं, फिर रेडियो वेव्स आ जाते हैं। तो उसी की बात कर रहा था ये। तो सूक्ष्म तरंग और दृश्य क्षेत्र के बीच में अवरक्त स्पेक्ट्रम आता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या होता है? हीलियम हाइड्रोजन में परिवर्तन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता से जलने में सहायक तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो 78 का क्या आंसर होगा? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से हैं? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, बिस्मथेट। तो 79 का क्या आंसर हो जाएगा?
डी सल्फेट होता है। और इस शैवाल का बहुत अच्छा आहार होता है, इसलिए सर्फ का पानी जिस भी जल स्रोत में जाएगा वहाँ शैवाल प्रस्फोटन हो जाता है। 80 है कि पीवीसी का एकलक क्या है? बहुलक का एकलक होता है। बहुलक जो होते हैं उनके एकलक होता है, एकलक ही मिल मिल के बहुलक बना देते हैं। तो 80 का क्या आंसर हो जाएगा? सी विनाइल क्लोराइड जो होता है, विनाइल क्लोराइड वही होता है एकलक पीवीसी का। पीवीसी पाइप जो आती है उसी का। आयोडीकृत लवण में रहता है क्या? 81 का क्या आंसर हो जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड रहता है आयोडीनीकृत लवण में। आयोडीनकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड रहता है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेघा। 82 है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने में प्रयोग में लाई जाती है? तो ये तो सबको पता होगा, क्लोरीन गैस को यूज़ किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, अगले पर चलते हैं। ये लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या होता है? तो 83 का क्या आंसर हो जाएगा? लहसुन में किसका गंध आता है? सल्फर का गंध आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? भेड़िया, वालरस, हिरन या सील? 84 का क्या आंसर हो जाएगा? वालरस ऐसे जीव होते हैं जो हमेशा नर और मादा जोड़े के रूप में रहते हैं, जबकि भेड़िया, सील, हिरन अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, जबकि वालरस हमेशा जोड़े में रहते हैं, नर और मादा के जोड़े में। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? 85 का क्या आंसर हो जाएगा? 85 का ए होगा, हरित नील शैवाल, नील हरित शैवाल ही है। ठीक है, 86 पर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 86 नोट विशुद्ध रूप से फैक्चुअल क्वेश्चन। 12 जोड़े होते हैं पसलियों के, अर्थात 24 पसलियाँ होती हैं। ठीक है, 12 जोड़े हो गए तो 24 पसलियाँ। और मनुष्य के कंकाल में 206 अस्थियाँ होती हैं। बच्चों में कितनी होती हैं? 300। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती हैं हृदय से द्रुततर, हृदय से मंदतर, हृदय से तेज, हृदय से मंद, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, हृदय से स्वतंत्र होकर। 37 का क्या होगा? हृदय और नाड़ी का एक ही जैसा होता है, सी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कहाँ पाई जाती है? सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, ब्रेन कैविटी में, मेडुला ऑब्लांगटा में? तो 88 का क्या आंसर हो जाएगा? बी सेरिब्रम में स्मरण शक्ति यहीं पर पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? पादप हार्मोन फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। 89 का क्या आंसर हो जाएगा? सी एथिलीन। 90 है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वास श्रृंखला, जल अपघटन। एटीपी यानी कि ऊर्जा की बात कर रहा है ये, ऊर्जा को अधिकतम उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो 90 का क्या आंसर हो जाएगा? क्रेब्स चक्र। सर्वाधिक एटीपी अणु क्रेब्स चक्र में उत्पन्न होते हैं, जिसकी संख्या 32 है। 32 क्रेब्स चक्र की संख्या है। ग्लूकोज के अपघटन से 12 मिलते हैं हमें, श्वास श्रृंखला से 8 और जल के अपघटन से 2 अणु उत्पन्न होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 2 + 36 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 का बी क्रेब्स चक्र। ठीक है, 91 क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त समूहों की खोज की थी किसने? रक्त समूह की ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? तो कार्ल्स लैंडस्टीनर ने। डी हो जाएगा 1902 ईस्वी में। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा? डायलिसिस। खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को कहा जाता है। गोल्डन धान अच्छा स्रोत होता है वसा का, प्रोटीन का, विटामिन ए का, विटामिन बी का। तो 93 का क्या हो जाएगा? कल भी मैंने बताया था, विटामिन ए का। आहार में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से जो रोग होता है वह क्या कहलाता है? तो 94 का हो जाएगा बी स्कर्बी ही कहला जाता है। एस्कॉर्बिक की कमी से स्कर्बी होता है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स किसके? डी की कमी से, ये विटामिन सी हो गया। बेरी विटामिन बी की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। विटामिन वाला पूरा क्वेश्चन करवाया है मैंने 150 से ज़्यादा, जाके देखना। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधन की बचत निम्न से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ये तो सबको पता होगा, सतत विकास की बात कर रहा है ये, संपोषणीय विकास की। तो 95 का क्या आंसर हो जाएगा? सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
96 एक निम्नलिखित में कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है? क्लोरेला, बाघ, कुस्कुट्टा, केचुआ। तो 96 का क्या आंसर हो जाएगा? क्लोरेला। क्लोरेला कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है। 97 निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंह पुच्छी बानर मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं? यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ और पाए जाते हैं सिंह पुच्छ वाले बानर मैकॉक? पश्चिमी घाट में। यूपीएससी क्वेश्चन है ये। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा 97 का ए। और IUCN के आंकलन के अनुसार 3000 से 5000 हैं ये, ठीक है। पश्चिमी घाट में मिलते हैं ये। साइलेंट वैली जो है ना केरल में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। 98 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों का प्रयोग पर नियंत्रण करने और उसके चरणबद्ध रूप से प्रयोग करने, बाह्य करने, फेजिंग आउट करने के मुद्दे संबंधित है? कौन सा सम्मेलन जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं ना, उनको रोकने के लिए संबंधित है? तो 98 का क्या आंसर हो जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगले पर चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, कहाँ पर? तो 99 का डी, सोनपुर में, गंगा और गंडक के संगम पर। बिहार किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी चुका है। तो 100 का क्या होगा? सी, पटना जिले में। वर्तमान बिहार राज्य किस वर्ष बनाया गया था? वर्तमान बिहार राज्य है वो किस वर्ष बनाया गया था? 101 का क्या हो जाएगा? 101 का होगा ए, 2000 ईस्वी में। झारखंड तभी तो अलग हुआ था, इससे पहले 1935 में उड़ीसा अलग हुआ था, 1912 में हम बंगाल से अलग हुए थे। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? 102 का क्या हो जाएगा आंसर? 102 का होगा सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार में सबसे पुराना है। ओके, अगले पर चलते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश तक पाई जाती है? 103 का क्या आंसर होगा? पुरानी जलोढ़ पाई जाती है इन सब जगहों पर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बहुत बार पूछा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? वाह, उनका गांव का नाम पूछा है, मुरली भरहवा। पता चला पूछ लेगा राजकुमार शुक्ल जी के गांव का पिन कोड बताओ। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे ये। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव के अध्यक्ष बने थे और सचिव थे जेपी। 107 नंबर क्वेश्चन है। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, किस वर्ष? गौरक्षा आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है भाई। दंगा फसाद होते रहते हैं इन मुद्दों पर। तो 1939 में भयानक दंगा हुआ था। हुंडरू प्रपात निर्मित है किस नदी पर? 108 का आंसर बताओ। सुवर्णरेखा नदी पर हुंडरू प्रपात। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर है। कावेरी नदी पर जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, और शरावती नदी पर महात्मा गांधी या जोग गोरसप्पा जलप्रपात है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। जलप्रपात भी मैंने पढ़ाया हुआ, एक अलग से पूरा क्वेश्चन करवाया हुआ है। भारत के और बिहार का दोनों। भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीकों का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? सत्याग्रह पहली बार कहाँ पर हुआ? चंपारण। हर साल एक ही क्वेश्चन। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? 110 का क्या हो जाएगा? डी, 1893 में। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है किस नाम से? गरबा, बाउल, बिहू, विदेशिया। 111 का डी, विदेशिया। 112 गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। यही आंसर हो जाएगा 112 का ए। 113 नंबर है। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, कब हुआ? कितनी ही बार बता चुका हूँ मैं। 113 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 1936। सबसे पहले 1912 में हम बंगाल से अलग हुए। 1936 में हमसे, 1935 के एक्ट के बाद 1936 में हमसे उड़ीसा अलग हो गया, 1936। अब मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जिसको हम स्किप करते हैं और चलते हैं अगले पर। ये सभी मैथ्स के क्वेश्चन हैं। हाँ, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने फेक न्यूज़ का मुकाबला करने के लिए ऑनलाइन, सोशल, उससे ऊपर भी है एक अच्छा क्वेश्चन। हाँ, ये भी है।
124 नंबर, केंद्रीय बजट 21-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 124 का आंसर बताओ। ए हो जाएगा 2.97%, 21-22 के अनुसार। आर्थिक समीक्षा 20-21 के अनुसार 19-20 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? ये क्वेश्चन काट दो, क्यों? पुराना हो गया है, नई आर्थिक समीक्षा से पढ़ लेंगे हम। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने फेक न्यूज़ का मुकाबला करने के लिए ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर किस नाम से अकाउंट बनाया है? 126 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, PIB फैक्ट चेक नाम से अकाउंट है टेलीग्राम पर। 127 है कि नितिन गडकरी द्वारा सितंबर 2021 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके नागपुर महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा बढ़ाने, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आई रास्ते। 128 है कि तेलंगाना में किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेडिसन फॉर्म ऑफ द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया गया? मेडिसन फॉर्म द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 128 का क्या हो जाएगा? ड्रोन के माध्यम से दवा भेजने के लिए तेलंगाना में। 129 है कि 23 सितंबर 2021 को किन दो देशों ने मिलकर जलवायु और पर्यावरण पर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया? तो 129 का क्या हो जाएगा? बी, भारत और अमेरिका। 130 है किस संगठन ने कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति की जांच को सक्षम करने के लिए एक नया ऐप विकसित किया है? 130 का क्या आंसर हो जाएगा? कोविन ने विकसित किया। 131 है कि बीमा क्षेत्र में स्वीकार्य प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा को बढ़ाकर किया गया है। बीमा क्षेत्र में अब कितना विदेशी निवेश प्रत्यक्षतः आ सकता है? तो 131 का क्या आंसर हो जाएगा? 74% तक आ सकता है। 132 है कि वर्ष 18-19 में स्थिर बाजार मूल्यों पर भारत की जीडीपी कितनी थी? 18 ईस्वी का पूछा है, 18-19 का। 132 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, 139.8 लाख करोड़। वर्ष 18-19 में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र कितने हेक्टेयर थे? ये पूछा 133 में। 133 का क्या हो जाएगा? 54.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था। ओके, तो 133 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। 134 पर चलते हैं। सितंबर 2021 में चर्चा में रहा आकाश प्राइम क्या है? आकाश प्राइम क्या था? सितंबर 2021 में चर्चा में था। 134 का हो जाएगा आकाश मिसाइल का नया संस्करण है ये। 135 है कि सितंबर 2021 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की थी? 135 का क्या हो जाएगा? सी, प्रधानमंत्री जी ने की थी। 24-28 सितंबर 2021 के बीच पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ पर? हिमालयन। 136 का क्या हो जाएगा? लेह में किया गया। 137 है 137 कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग ने टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभियान को शुरू किया? 137 का हो जाएगा बी, एक पहल अभियान को। 138 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी FDI को मंजूरी दी है? 138 का पूछा है, तो 138 का होगा 100% है FDI दूरसंचार क्षेत्र में अनुमानित। 139 है हाल ही में शुरू किया गया उड़ान परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? उड़ान परियोजना का संबंध किससे है? तो 139 का हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई से। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी शुरुआत IIT बम्बई द्वारा किया गया है, समझ गए। और यह इंजीनियरिंग के पाठ्य पुस्तकों को भारतीय भाषा में अनुवाद करने के लिए बनाया गया है। प्रतिवर्ष ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए तो 140 का क्या हो जाएगा? सी, 16 सितंबर को। और 2021 में थीम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। यही था थीम इसका, ओजोन दिवस वाले का। 141 है कि बजट 21-22 में एकल प्रतिभूति बाजार संहिता का प्रस्ताव है जिसमें शामिल किया जाएगा। एकल प्रतिभूति बाजार जो हम बना रहे हैं उसमें किसको किसको शामिल किया जाएगा? 141 पूछा है, तो इसका आंसर क्या दिया है? इसका आंसर दिया है डी, यानी कि सबको, 1 2 3 4 सबको। पढ़ लेते हैं कौन कौन से थे। सेबी अधिनियम 1922 को सम्मिलित किया गया है, डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 को, प्रतिभूति अनुबंध 1956 को और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2007 को। एकल प्रतिभूति बाजार मतलब कि शेयर मार्केट को एक कर देना, देश के जितने शेयर मार्केट उन सबको एक कर देना, एक ही कानून के तहत ले आना सबको। संहिता यही तो होता है ना, कानूनों का बंडल होता है संहिता। इन सब को मिला के एक संहिता बनाया गया है।
समझ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते। बिहार बजट 21-22 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। 21-22 की बात कर रही है तो 142 का ए है, ठीक है। 18,62,67.29 करोड़। अगला है 143। बिहार बजट 21-22 में राज्य के अपने स्रोत से कर राजस्व के रूप में कितने रुपए का अनुमान लगाया गया है। तो 143 का क्या आंसर हो जाएगा, ए 350 करोड़। 350 करोड़ ऐसे याद रखना। 21-22 की बात कर रहा था वो। बिहार स्टार्टअप नीति को कितने स्तंभों पर आधारित बनाया गया है। 4 स्तंभों पर आधारित है ये, ठीक है। कौन कौन सा, YUVA। इसमें कौन कौन सा है, YUVA का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं। एक है नेटवर्किंग और मॉनिटरिंग अभियान को शामिल करना, यस टू स्टार्टअप। Y से यस टू स्टार्टअप। U से है अनसीलिंग रेगुलेटरी एनवेलर्स, ठीक है, यानी कि विनियामक सक्षमकर्ताओं को उन्मुक्ति। V से है कि वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम। और A से है एक्सेस टू फाइनेंसिंग एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट। PDF में मिल जाएगा आप लोगों को इसका फुल फॉर्म, पढ़ लेना वहाँ से और डिटेल में। 145 है कि बिहार के सकल राजकोषीय मूल्यवर्धन में वर्ष 18-19 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा। 18-19 की बात कर रही है 145 का बी 20.3%। इस तरह क्वेश्चन पूछा है BPSC में भाई कि पिछले साल से पिछले साल का GDP पूछ लिया है। वर्ष 19-20 में कृषि और संवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान था। 19-20 में कितने प्रतिशत का था, तो C 18.7% का। बिहार में शहरीकरण वर्तमान में कितने प्रतिशत में है, तो 147 का ए 11.3% भाग में शहरीकरण है। वित्तीय वर्ष 19-20 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। 19-20 की बात कर रहा है तो 148, इसको नहीं पढ़ना है। अब ये तो नहीं पूछेगा GDP में कितनी वृद्धि हुई थी। 3 वर्ष 19-20, 20-21, 21-22 में जल जीवन हरियाली अभियान के लिए बिहार में कितने रुपए का व्यय अनुमानित किया गया है। 3 वर्षों के लिए, 3 वित्तीय वर्ष इनमें। तो 149 का क्या हो जाएगा, ई दिया है आंसर, और इसका आंसर दिया है 24,52,4 24,524 करोड़, ठीक है, का अनुमानित है 24,524 करोड़। 150 है कि सितंबर 2020 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से 3 शीर्ष जिले कौन से हैं जहां पर सबसे ज़्यादा NH है। तो 150 का हो जाएगा बी। पटना, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक NH की लंबाई है। तो ये हमारा चौथा सेट ख़त्म हो गया। वीडियो पसंद आए तो शेयर करने की मेहरबानी करना, थोड़ा सा अधिक से अधिक शेयर करना। जो तुम्हारा सोशल मीडिया वगैरह का व्हाट्सएप वगैरह चलाते होगे वहाँ लाइक करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन हम कल अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।